हाथरस मामले का सच सामने आए, इसके लिए एसआईटी हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। बताया यह जा रहा है कि एसआईटी अब इस मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है ताकि गुनाहगारों तक पहुंचा जा सके और निर्दोषों को बचाया जा सके। साथ ही गांव वालों से पूछताछ लगातार एसआईटी की टीम कर रही है। इसके लिए 40 लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। ये बड़ी अपडेट है। आज क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा। एसआईटी पूरे क्राइम सीन को जांचेगी, परखेगी और ये भी हो सकता है कि उस दौरान कुछ गांव वालों से पूछताछ भी वो करे, क्योंकि 40 लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी आई है और इसी के साथ जो मोटिव है वो ये कि कोई भी निर्दोष सजा ना पाले, निर्दोषों को सजा ना हो जाए, गुनाहगारों तक कैसे पहुंचना है। एसआईटी अब इसी एंगल को लेकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आज क्राइम का रिक्रिएशन होगा, ये बड़ी अपडेट है और इसी के साथ 40 लोगों से पूछताछ। गैंगरेप हुआ, उसके साथ इंजरी हुई। पूछा हमारे बच्चों ने कि किस के लिए ले रहे हो, कि हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे। अच्छा, एसआईटी जांच में पूछताछ होगी आपसे भी? यूपी के हाथरस में 14 सितंबर को क्या हुआ था, इसका सारा सच आज पूरा देश जानता है। इस सच को बाहर लाने के लिए जांच में जुटी एसआईटी की टीम मौके पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करवा सकती है। 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हाथरस केस के कई राज अभी उलझे हुए हैं, जिसे खोलना अब भी बाकी है। हाथरस कांड की जांच तेज करते हुए एसआईटी गांव के 40 लोगों से पूछताछ कर रही है। 10 से ज्यादा लोगों से अब तक सवाल जवाब किया जा चुका है। एसआईटी पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों के जानने वालों को तलब कर चुकी है। गांव के चौकीदार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये पुलिस वाले आपको कहाँ ले जा रहे हैं बार? थाने कह रहे हैं, जांच होगी। अच्छा, एसआईटी जांच में पूछताछ होगी आपसे भी? ललित गाँव है, उसे पूछेंगे। और लोगों से भी पूछेंगे? हाँ, और पूछेंगे। अच्छा, ये पुलिस वालों के साथ आप घूम रहे हो तो क्या बता रहे हो? घर बता रहे हो? क्या बता रहे हो आप इनको? घर बता रहा हूँ। घर किनका? इनसे पूछताछ होगी? हाँ, छोटी। अच्छा, कल कोई टीम गई थी, उन्होंने मेरा नाम लिखा, मोबाइल नंबर भी लिखा तो वो पूछा हमारे बच्चों ने कि किस के लिए ले रहे हो, कि हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे। आपसे क्यों पूछताछ होगी? क्या कारण है? पता नहीं है। आरोपी पक्ष खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, तो पीड़ित पक्ष का कहना है कि मामले को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। उन्हें एसआईटी की जांच पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पीड़ित परिवार को केवल कोर्ट से उम्मीद है। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, आप लोग इससे संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं हम तो। सुप्रीम कोर्ट से अगर होगा तो ठीक है। इधर पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की जिम्मेदारी डीआईजी स्तर के अधिकारी पर है। यहाँ पे सिक्योरिटी के काफ़ी इंतजाम हैं। परिवारजनों से बातचीत हम लोग निरंतर रूप से करते हैं और लगभग सुबह शाम डेली जो है सीनियर ऑफिसर्स उनसे विजिट करके बात करके गांव का सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखना, उनके साथ शेडोज लगाना, यहाँ पे डीएफएमडी की तैनाती, पीएससी पुलिस बल की तैनाती, सादे में फोर्स इत्यादि सारी व्यवस्था की गई है। हाथरस मामले में सरकार की किरकिरी बहुत पहले ही हो चुकी है और ऐसे में योगी के मंत्री अब मामले की जाँच हर एंगल से कराने की बात कह रहे हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह पूरा प्रयास होता है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति दोषी सिद्ध न हो और इस हाथरस कांड में जांच के जो भी बिंदु हैं, सरकार उन सभी बिंदुओं पर जांच करवा रही है। एसआईटी की भी जांच और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की भी सिफारिश किया है। हाथरस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहले पीड़िता के साथ गैंगरेप की बात हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं रेप का जिक्र नहीं था। फिर आरोपी संदीप का खत सामने आया, जिसमें लड़की के साथ दोस्ती की बात कबूल की गई। पीड़ित के भाई की चिट्ठी भी सामने आई, जो वारदात वाले दिन लिखी गई थी। उसमें भी रेप का कहीं जिक्र नहीं था। ऐसे में हाथरस का सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जी न्यूज निष्पक्षता से इस केस के दोनों पक्ष आप सबके सामने रखता रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुमित मेरे सहयोगी हाथरस से इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सुमित, जो सीन रिक्रिएशन की जानकारी है उसके बारे में बताइए, और क्या उसी दौरान एसआईटी की टीम उन 40 लोगों से पूछताछ कर सकती है जिन्हें नोटिस दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है और बाकायदा इसको लेकर पीड़ित परिवार को भी उस क्राइम सीन पर बुलाया जा सकता है, और 14 सितंबर को क्या कुछ घटना घटी थी उसके बारे में पीड़ित परिवार से पूछताछ के बाद वहीं क्राइम सीन पर ही क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि अब तक 40 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है, जिसमें करीब 10 लोगों से पूछताछ जो है वो हाथरस के पुलिस लाइन में हो चुकी है, और कल जो है इस पूरे केस में 2 आरोपियों के परिजन से पूछताछ एसआईटी ने की थी। और इस पूरे केस में सबसे अहम बात है कि जब पीड़िता का जो जहां अंतिम संस्कार हुआ था वहां आसपास के जितने भी लोग थे उस दरमियान उनसे भी पूछताछ एसआईटी की टीम करेगी, और जो चश्मदीद हैं इस केस में उससे भी पूछताछ एसआईटी आने वाले दिनों में करेगी। तो सबसे अहम बात है कि पीड़ित परिवार से भी आने वाले दिनों में दोबारा एसआईटी पूछताछ करेगी इस पूरे केस में। और सबसे डेवलपमेंट इस पूरे केस को लेकर यह है कि एसआईटी की जो टीम है वो क्राइम को रिक्रिएट करेगी, पीड़ित परिवार को खेत में बुलाकर जहां ये घटना 14 सितंबर को घटी थी। तो आज इस पूरे केस में बातों को सुने जो जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाई, पीड़ित परिवार और जो आरोपी परिवार है, दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी बताई किस तरह से मौके पर वो पहुंचे। आरोपी का परिवार ये कहता है कि भाई पानी तो उन्होंने पिलाया था, और अब जो पीड़ित परिवार है वो कहते हैं कि उनकी मां को इसलिए सुनाई नहीं दिया, पीड़िता की मां को, क्योंकि उनके कान में दिक्कत है, रुई लगी हुई थी। तो क्या सीन रिक्रिएशन से इस मामले को सुलझाना आसान होगा? क्या लग रहा है? आपने गांव वालों से भी बात की होगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर गांव वालों के पक्ष की बात की जाए तो एक तरफा गांव वालों का पक्ष है। उनका कहना है कि जो घटना दिखाया जा रहा है एक्चुअल में वो घटना है नहीं। कल हमने बात भी की आरोपियों के परिजन से, इसके अलावा पीड़ित परिवार के परिजन से। तो जिस तरह से तमाम जो बातें कही जा रही है, आरोपी का पक्ष का अपनी दलीलें हैं। उनका ये कहना है कि जो लवकुश है वो पानी पिलाने गया था, पीड़िता की माँ को उसने पानी दिया था कि वो विक्टिम को पानी पिलाए। तो अगर दलीलों की बात की जाए तो दोनों पक्षों की अपनी अलग अलग है, और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर जो विरोधाभास है वो आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष के बीच में सामने नजर आ रहा है। तो हालांकि सबसे अहम बात है कि जब क्राइम सीन रिक्रिएट होगा, जब घटना स्थल पर पीड़ित परिवार को बुलाया जाएगा, तो इस पूरे मामले में क्योंकि जब सीन का रिक्रिएशन होगा तो दोनों पक्षों को, यानी पीड़ित परिवार को, आरोपी के परिवार को सामने रखकर सवाल जवाब कर सकती है। तो ये मामला जितना उलझ रहा है, इसके सुलझने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा बढ़ भी रही है। हाथरस के नाम पर यूपी में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। इसमें कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का नाम भी सामने आया होगा। आपने नाम पहली बार तो नहीं सुना होगा। इसे लेकर अब एक बड़ा खुलासा आप देखिए। पुलिस के साथ बराबर लगातार टक्कर ले रहा है लोगों से। यूपी में दंगा फैलाने की साजिश का बड़ा खुलासा। कार्रवाई के डर से चोला बदलने की तैयारी में पीएफआई। आईएसओ के नाम से नया संगठन तैयार कर रहा है पीएफआई। हाथरस की चिंगारी से उत्तर प्रदेश में आग लगाने की थी तैयारी। हाथरस की बेटी को इंसाफ के बहाने यूपी को जलाने की साजिश रची जा रही थी। जातीय उन्माद भड़काने के लिए अफवाहों के नए नए पैटर्न तैयार किए जा रहे थे। लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए पीड़िता का गैंगरेप होने की अफवाह फैलाई गई थी। इसके लिए वेबसाइट, पोस्टर और पैम्पलेट का सहारा लिया जा रहा था। और अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई से बचने के लिए कट्टरपंथी संगठन पीएफआई अब नया संगठन बनाने की तैयारी में है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि आईएसओ यानी इस्लामिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पीएफआई नया संगठन तैयार कर रहा है ताकि वो कार्रवाई से बच सके। इस बात का खुलासा कट्टरपंथी संगठन पीएफआई के गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ में हुआ। दरअसल पहले सिमी के नाम से संगठन चलता था, लेकिन जब इस पर प्रतिबंध लगा तो पीएफआई के नाम से नया संगठन तैयार कर लिया गया और देश में कट्टरता के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। अब जब पीएफआई का नाम हिंसा और दंगों से जुड़ने लगा है तो अब इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसओ के नाम से नया संगठन तैयार करने की कोशिश की जा रही है।
सूत्रों का कहना है कि आईएसओ के सदस्य किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, साथ ही लो प्रोफाइल रहकर खुफिया तरीके से काम करते हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस पीएफआई के 4 सदस्यों को मथुरा से गिरफ्तार करके ला चुकी है, जिन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के पास भड़काऊ साहित्य मिले। आरोपियों ने पत्रकार बनकर हिंसा की साजिश रची थी। दंगों के लिए पीएफआई ने इनकी फंडिंग की थी और सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया पीएफआई एजेंट अतीकुर रहमान दंगों के लिए फंड इकट्ठा करता था। यूपी में जातीय दंगों की साजिश में गिरफ्तार अतीकुर रहमान का शाहीन बाग कनेक्शन भी सामने आ चुका है। पीएफआई का यह एजेंट हाथरस के बुलगढ़ी गांव में पत्रकार के रूप में अपनी साजिश की तैयारियों को अंजाम देने में लगा हुआ था। इसके अलावा बाकी 3 आरोपी भी पत्रकार बनकर यूपी में बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने का प्लान कर रहे थे। अब आईएसओ का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस नेटवर्क को खत्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कहीं छोटी सी चिंगारी कैसे संगठन को मौका देती है अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता हर बार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.